क्या आप जानते हो कि मानवों में ट्रांसपोर्टेशन परिवहन किस प्रकार से होता है? तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि मनुष्यों में वहन तंत्र क्या है और वो कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट ईयर 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है which transport food, oxygen, and waste material in our body. Blood consists of a fluid medium called plasma, which transport food, carbon dioxide, and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by red blood corpuscle. Many other substances like salt are also transported by the blood. देखिए हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड जिसके चार कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये चारों ही कंपोनेंट जो हैं ब्लड के, इनमें से प्लाज्मा जो है वो कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। जबकि आरबीसी जिसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो इस प्रकार से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, साथ में ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल को। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं। देखिए ब्लड का फ्लूइड मटेरियल प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं जो रोगाणुओं से, जर्म से लड़ाई करते हैं। आरबीसी, ये जो आपको रेड कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, ये आरबीसी है। इसी के कारण जो होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इन्हीं के कारण हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। और इसी में एक और कंपोनेंट है ब्लड का, वो है प्लेटलेट, जो ब्लड की क्लॉटिंग करने के, रक्त का थक्का जमाने के उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ब्लड, जिसे विज्ञान में रुधिर भी कहा जाता है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी ले जाती हैं। इस प्रकार से बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण इत्यादि का वहन भी रुधिर या ब्लड के द्वारा ही होता है। तो अब ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गेन। अब हमें एक ऐसे अंग की आवश्यकता है जो पंपिंग करता हो, टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, और ब्लड को, रक्त को, रुधिर को शरीर के हर एक हिस्से तक भेज सके। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, हमें बहुत सारी ट्यूब्स, नलिकाएं भी चाहिए, टू रीच ऑल द टिश्यूज, जो हर एक ऊतक तक पहुंच सके। एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड, और एक ऐसा सिस्टम चाहिए अगर कहीं से ये नेटवर्क टूट जाए, कहीं से इसमें क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसकी रिपेयर भी अपने आप हो जाए। तो ऐसा ही एक सिस्टम हमारी बॉडी में है, और वो है हार्ट, हृदय। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। ये हमारी मुट्ठी के साइज के बराबर होता है, जो मनुष्य के जन्म से लेके मरण तक लगातार धड़कता रहता है। इसमें 4 अलग अलग चैम्बर होते हैं। तो देखिए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। जो मानव शरीर है उसके हृदय का एक चित्र है। इस चित्र में आपको अलग अलग 4 कक्ष दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब मानव हृदय के बारे में डिटेल में पता करते हैं। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गेन, एक मांसपेशीय अंग है हृदय। विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, और वो उतना ही बड़ा है जितनी हमारी
बंद मुट्ठी होती है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। देखिए, जो ब्लड है, रुधिर है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमारे हृदय में अलग अलग चैम्बर हैं, जिन्हें हिंदी में कक्ष कहा जाता है। और ये चैम्बर जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको मिक्स होने से रोकते हैं उस ब्लड से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, या जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को हमारे लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचना है और वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा और साथ में ही वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को लाकर दोबारा हृदय के पास पहुंचेगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, और हृदय उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में भेजने के लिए उसको पंप करेगा। तो हम हृदय की वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फेफड़ों में जाना पड़ता है, और फेफड़ों से वापस ऑक्सीजनित ब्लड को, रक्त को हृदय में लाना होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रक्त शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, और हृदय जो है वो ही रक्त को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। तो अब देखते हैं कि इसे वहन करने के लिए और ऑक्सीजन कृत और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को मिलने से रोकने के लिए हृदय में अलग अलग से कोष्ठ या चैम्बर भी होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of heart on the left atrium। देखिए, ये है हृदय का बाएं हिस्से वाला लेफ्ट आर्टरियम। ये एक अलग सा चैम्बर है। अभी हमने पढ़ा कि ये थिन वाल्ड है, इसकी दीवारें पतली हैं। अगर आप हृदय के चित्र को ध्यान से ही देखेंगे तो जो नीचे के कक्ष हैं वहाँ की दीवारें मोटी हैं, और जो ऊपर के कक्ष हैं वहाँ की दीवारें जो हैं वो पतली हैं। तो सबसे पहले जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम में, जिसे हिंदी में बायां आलिंद भी कहा जाता है। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड। अब जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये रिलैक्स हो जाता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला चैम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसे हिंदी में बायां निलय कहा जाता है, वो रिलैक्स होगा और यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे वाले हिस्से में पहुँच जाएगा। तो अभी हमने जाना कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो बायां आलिंद यहाँ पे फेफड़ों से पहुँचता है, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर से वो निचले कक्ष में, कोष्ठ में जाएगा, जिसे हम बायां निलय कहते हैं। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, अब बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिसे हिंदी में बायां निलय कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये। इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, और यहाँ से ब्लड जो है फिर वो पूरे शरीर में चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट
द राइट आर्टरियम। अब ये है दायां आलिंद, और दायां आलिंद जो है इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जैसे ही ये रिलैक्स करेगा ब्लड इस हिस्से में पहुंच जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि फेफड़ों से जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा और वहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा, जबकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले पहुँचेगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम जिसे हिंदी में दायां आलिंद कहा जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गया, अब इसके बाद क्या होता है। एज द राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम है, कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा, विच इन टर्न्स पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, और ये यहाँ से इसे पंप करेगा और इसे फेफड़ों के पास भेजेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए, जिससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक थी, अब वो भी ऑक्सीकृत रक्त या रुधिर हो जाएगा। तो अभी हमने जाना कि जैसे ही दायां नीले में ब्लड पहुंचता है तो वहाँ से वो ब्लड को फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजनीकरण के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, अभी हमने जाना कि नीचे के जो दो चैम्बर हैं हार्ट के, उन्हें हम वेंट्रिकल या फिर नीले कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, दायां नीले और बायां नीले। अब इन दोनों हिस्सों को ही ब्लड को बहुत सारे अंगों में भेजना होता है, तो इसीलिए यहाँ की दीवारें मोटी हैं ऊपर वाले हिस्से की अपेक्षा। ऊपर आर्टरियम आलिंद है, दायां और बायां। Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. Valve ensure the blood does not flow backward when the arteria or ventricle contract. और ये जो वेल्व थे हमारे हृदय में, ये इंश्योर करते हैं कि रक्त जो है वो पीछे को ना हटे, इसकी सप्लाई निरंतर आगे को ही बनी रहे। तो अभी हमने जाना कि आलिंद की अपेक्षा नीले जो हैं उनकी भित्तियां मोटी होती हैं, क्योंकि नीले को शरीर में रुधिर भेजना होता है, जबकि आलिंद या नीले संकुचित होते हैं, तो वाल्व जो हैं वो उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है, और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं,
इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा। तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे, तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहां पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा, तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खिंचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. जो हमारे हार्ट में चैम्बर बने हुए थे, तो हार्ट का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा के बीच में एक मोटी दीवार थी। वो हमारे हार्ट में ऑक्सीजनीकृत और डीऑक्सीजनीकृत ब्लड को रोकने में मदद करते हैं। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। और इस तरह की सेपरेशन से हमारी बॉडी में अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। और ये मनुष्य जैसे जंतुओं में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें हाई एनर्जी नीड की आवश्यकता होती है, हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बर्ड्स, मैमल्स और जितने भी पक्षी हैं और मैमल स्तनधारी जीव हैं, उन्हें भी उच्च ऊर्जा की, हाई एनर्जी की ही आवश्यकता होती है, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और इन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनकी अपेक्षा में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। In animal that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. और ऐसे जंतु जिन्हें अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं करना होता है, उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापक्रम पर ही निर्भर करता है, लाइक एम्फीबियन और रेप्टाइल। जो जल, स्थलचर और सरीसृप होते हैं, वो अपने शरीर का टेम्परेचर पर्यावरण पर ही डिपेंड करते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल जो जल, स्थलचर और सरीसृप हैं, उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है। देखिए, अभी हमने जाना था कि मनुष्यों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल, सरीसृप और जल, स्थलचर में 3 ही चैम्बर होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। और वो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को कुछ सीमा तक उनका मिलन जो है या मिक्सिंग जो है वो सहन कर सकते हैं। फिशेस, अब बात करते हैं मछलियों की। ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, टू देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उनके शरीर में ब्लड, रुधिर क्लोम में भेजा जाता है और वहीं पर वो ऑक्सीजनित हो जाते हैं और सीधा शरीर में चला जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल इज पैसेज थ्रू द बॉडी। तो इस प्रकार मछलियों के शरीर में केवल एक ही बार रुधिर जाता है, 1 साइकिल होती है, जबकि इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द वर्टिब्रेट। जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं,
कशेरुकी होते हैं उनमें ये 2 बार जाता है एक ही बार, तो इसलिए उनके सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा इसे हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। बात की हमने पाइसेस की, और पाइसेस मछलियाँ, फिशेस, उनके हार्ट में चैम्बर हैं 2। उसके बाद हमने बात की एम्फीबियन एंड रेप्टाइल की। अब देखिए इनके हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 3। परंतु क्रोकोडाइल जो होता है उसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और अब देखिए बर्ड्स और मैमल्स, इनके हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4। तो बर्ड्स और मैमल में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ब्लड की, जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो है वो कुछ हद तक ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। चलिए अब हमने जाना कि ब्लड को भेजने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे पास जिसे हम हार्ट या हृदय कहते हैं। अब हमें बहुत सारी ट्यूब्स चाहिए, नलिकाएं चाहिए, ब्लड वेसल चाहिए जो हार्ट के द्वारा पंप किए हुए ब्लड को ले जा सकें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स या ट्यूब्स हैं जो ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। देखिए हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने के लिए जो सबसे पहली ट्यूब है उसे हम आर्टरीज या धमनी कहते हैं। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी। ये वो नलिकाएं हैं, वो वाहिकाएं हैं जो हमारे हार्ट से पूरे शरीर तक, विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, देखिए जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, और उसी कारण उच्च दाब को सहने के लिए इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी तथा लचीली होती है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये जो हार्ट से ब्लड आ रहा है इन्हें ले जाने के लिए हमारे पास आर्टरीज या धमनियां हैं जिनकी दीवारें मोटी एवं लचीली हैं। अब दूसरे प्रकार की ट्यूब्स जो बॉडी में हार्ट से भेजे हुए ब्लड को वापिस लाने के लिए हार्ट में हेल्प करती हैं वो हैं वेन्स, जिसे हिंदी में शिराएं कहते हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करती हैं और वापस उसे हृदय में ही वापिस लाती हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब जब वापिस अंगों से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो इतना अधिक प्रेशर नहीं होता, तो अधिक प्रेशर नहीं होने के कारण उनकी दीवारें जो होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। इंस्टेंट दे हैव वॉल्व्स, अब उनकी दीवारें मोटी नहीं हैं लेकिन उनके पास वाल्व्स होते हैं दैट इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और ये वाल्व जो होते हैं वो ब्लड के फ्लो को, रक्त के बहन को एक ही दिशा में रखते हैं, उसे वापिस आने से रोकते हैं। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये वेन्स हैं जो ब्लड पूरे शरीर से ब्लड को दोबारा जो हैं वो हार्ट तक पहुंचा रही हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इनका कलर रेड है और इनका कलर ब्लू है। हमने जाना था कि रेड कलर का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्लड में है। तो जब हृदय से ब्लड आता है हार्ट से तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खूब होती है, तो इसीलिए इसका कलर रेड है। जबकि जब शरीर में सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से ब्लड वापस जाता है तो ऑक्सीजन यूज हो जाती है और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पर ब्लू कलर में दर्शाया है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, the artery is divided into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। जब किसी अंग या ऊतक तक धमनी पहुंच जाती है तो बहुत सारी छोटी छोटी वाहिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं को ब्लड जो है वो सप्लाई हो सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1
सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और जो सबसे छोटी वाहिका होती है वो एक कोशिकीय मोटी होती है। तो ये तीसरे प्रकार की ट्यूब्स हो गई, वेसल्स हो गई, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टरी, जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा वेन या शिराएं, जो पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को हार्ट तक दोबारा ले जाती हैं। अब तीसरी है कैपिलरीज। तो अब देखिए इस डायग्राम में कैपिलरीज, यहाँ से आर्टरी जो है वो छोटे छोटे और भागों में डिवाइड हो रही हैं, हर एक सेल तक 1 सेल थिक, और इन्हीं के साथ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है और वो वेन्स में वापस जा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल्स। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। द कैपिलरी देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, और कैपिलरी फिर मिलके बना देती हैं वेन्स, शिराएं, दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गेन और टिश्यू। और ये केशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरी को केशिकाएं भी कहते हैं। तो ये केशिकाएं जो हैं, वाहिकाएं जो हैं, ये वापिस जो हैं वो ब्लड को उन अंगों से, ऊतकों से दूर ले जाती हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक। क्या होगा, ये जितने भी हमारी नलिकाएं हैं कहीं से कोई लीकेज हो जाए। अच्छा, अब आप बताइए, जब कभी आप गिर जाते हैं, चोट लगती है और थोड़ा सा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का जम जाता है। द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स सेल्स विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पूरे शरीर में होते हैं। एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट। और जहाँ कहीं भी थोड़ी सी लीकेज हो जाए, रक्त स्राव हो जाए, वहीं पे वो क्लॉट या थक्का जमा देते हैं और उससे वो मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ब्लड की जो सप्लाई है उसको वैसे ही निरंतर बनाए रखता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, ये भी एक तरल पदार्थ है, द्रव है, आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, और ये भी वहन में ही सहायता करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, लसिका या फिर उत्तक तरल कहा जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल आर एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। देखिए वे बनता कैसे है। जहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, वहाँ पे कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्लाज्मा, थोड़ी सी प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल जो हैं वो कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, और ये तीनों ही मिलकर जो टिश्यू फ्लूइड है, जिसे उत्तक तरल या लसिका या फिर लिम्फ कहा जाता है, उसका निर्माण करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब ये प्लाज्मा की तरह है, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, परंतु ये रंगहीन होते हैं और इनमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस which join to form large lymph vessel that finally open into larger vein. Lymph carries digested and absorbed fat from the intestine. अभी देखिए लिम्फ क्या काम करता है। ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। तो जो पचा हुआ क्षुदांतर में अवशोषित वसा होती है, फैट होती है, उसका बहन लसिका द्वारा होता है, और जो अतिरिक्त तरल होता है इसे ये बाह्य कोशिका से अब वापिस लाकर ब्लड में, रुधिर में ले जाता है।